हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और द हिंदू न्यूज़पेपर उसका साइंस एंड टेक का पेज 18 सितंबर और 25 सितंबर का आप लोगों के सामने है। ओके, दोनों दिन संडे था, दोनों दिन न्यूज़पेपर आया और न्यूज़पेपर में वेरिएशन देख सकते हैं आप। इन्होंने जो है वो साइंस एंड टेक के पेज को चेंज किया है और जो पैटर्न पहले यहाँ पर आता था इस तरीके का, अब उसको मॉडिफाई करके इस तरीके का यहाँ पर कर दिया गया है। तो आगे से आपको ये लेटेस्ट वाला जो पैटर्न है वो यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें जो न्यूज़ हैं थोड़ी सी चेंज की गई हैं। लाइक देखो, न्यूज़ तो लगभग सेम सी रहती हैं, लेकिन उनको जो लिखने का तरीका है वो यहाँ पर बदला हुआ है। ओके, तो बस यही चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे और आगे चलते हैं सीधे। पहले 18 तारीख का कवर करेंगे और फिर 25 तारीख का। आगे भी जो ये चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। लाइक 2 अक्टूबर का आएगा तो वो 2 अक्टूबर को कवर करा दिया जाएगा। किसी दिन संडे हुआ करे और न्यूज़पेपर अपलोड ना हो तो उससे अगले दिन अपलोड हो जाया करेगा, टेंशन ना लीजिए। ओके, ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। आगे चलते हैं और सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर 18 तारीख के न्यूज़पेपर से शुरू करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है सेवियर मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स के बारे में काफ़ी बार डिटेल में बताया है, हर एक चीज़ डिस्कस कर ली। इवन यूपीएससी ने ना तो प्रीलिम्स में अभी तक इसके बारे में पूछा है, ना ही मेंस में इसके बारे में पूछा है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए व्हाट आर द नॉन एंडेमिक कंट्रीज़, व्हाट आर द एंडेमिक कंट्रीज़, कौन कौन से इसके जो वेरिएंट्स बेसिकली अब तक आए हैं, किस तरीके से फैलता है, ये सब छोटा छोटा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ हैं लाइक यूरोप है, एशिया है, अमेरिका है, इन सब कंट्रीज़ के अंदर जो डेथ रेट है वो लोअर है कंपेयर टू द एंडेमिक कंट्रीज़ लाइक वेस्ट अफ्रीका। मतलब वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका जो है वो एंडेमिक कंट्रीज़ है, वहाँ से ये चीज़ जो है वो ओरिजिनेट होनी शुरू हुई। ओके, तो उस से जो है वो लोअर आपका डेथ रेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो जस्ट एक सिंपल पॉइंट है, ज़्यादा इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं, इसका नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंकी पॉक्स के बारे में जितनी जानकारी आपको जाननी थी वो सब आपको अब पहले से ही बता दी गई है। इसके अलावा इसको ये भी बताया गया है कि एमएसएम यानी कि मैन सेक्स विद मैन के कारण ये ज़्यादा फैल रहा है और मैन सेक्स विद मैन का मतलब होता है होमोसेक्सुअलिटी, इसका एक कोज यहाँ पर हो जाता है, इसीलिए डेथ रेट भी आपको कम देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आगे लिखा हुआ है सीक्रेट्स अनरेवेल्ड। तो ये हमारे काम की बिल्कुल भी स्टडी नहीं है। ओके, ये हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, जनरल साइंस पूछी जाती है, ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जेलीफिश होती है, जब वो आपकी आपने देखा होगा कि टीवी वगैरह के अंदर या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह के अंदर में ये काफ़ी ज़्यादा आपकी कभी कभी फैलती है, कभी कभी सिकुड़ती है। ओके, तो इस स्टेट को पोलिप स्टेट के साथ में कुछ ये किया गया है। ओके, हमारे काम का नहीं है तो हमें इस पर पीएचडी भी नहीं करनी। या आगे आ जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस खबर में बेसिकली बताया गया है आपको अबाउट द नॉर्थ पैसिफिक गार्बेज पैच। आपको पता है कि नॉर्थ पैसिफिक, इमेज के अंदर देखिए ये वाला एरिया आ जाता है जो कि रेड रंग के सर्कुलेशन में आपको दिखाया गया है। इस एरिया में कूड़े का बहुत बड़ा भंडार जो है वो आपको समुद्र के बीचों बीच देखने के लिए मिल जाएगा। और आखिर यहीं क्यों जमा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ओशियनिक करंट्स जो हैं वो इस चीज़ को यहाँ पर जमा कर दे रहे हैं। अभी बेसिकली पता चला है कि यहाँ पर जितना भी कूड़ा मौजूद है उसमें से बहुत सारा कूड़ा तो फिशिंग गियर्स का ही यहाँ पर है। जो ये फिशिंग नेट्स होते हैं या फिर मछली पकड़ने के औजार होते हैं, काफ़ी सारे सामान जो हैं वो इस तरीके के देखने के लिए मिले हैं। लगभग 80,000 टन का वेस्ट जो है, प्लास्टिक वेस्ट, इस एरिया में यहाँ पर इकट्ठा है टोटल मिला करके। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये एरिया कौन सा है। मैप में देखिए ये एरिया ये है और मेन जो दोष है वो लगाया जा रहा है स्पेशली जापान के ऊपर, क्योंकि जापान यहाँ पर सटा हुआ है। और जापान पर दोष इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारा जो कूड़ा है, लगभग 6,000 के करीब फ्लोटिंग आइटम्स और उससे भी ज़्यादा जो हैं वो आपके जापान से यहाँ पर आते हैं। क्यों? क्योंकि जापान में लगातार सुनामी आती हैं, तो सुनामी आएगी तो कूड़ा जो है वो सुनामी उठा करके वापस ओशियन के अंदर ले जाएंगी और वो करंट सर्कुलेशन के कारण यहाँ सब इकट्ठा हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर बेसिकली आपको बताया गया है अबाउट द आईपीएस। आईपीएस का मतलब यहाँ पर आपको पता चलेगा, दिस इज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम। ओके, तो आपको पता, स्टेम सेल्स बेसिकली इसको कहते हैं। ओके, तो ये जो है वो स्टेम सेल की अपनी एक थ्योरी है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में। वो आपके स्टैटिक सिलेबस का पार्ट बनती है। बट इसके ऊपर जो वीडियो है वो जल्द ही मैं अपलोड करूँगा। मतलब हाल एक दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। ओके, और उसमें सब बताया जाएगा कि स्टेम सेल क्या होता है, सोमेटिक सेल क्या होता है, स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है और एसोसिएटेड कंसेप्ट लाइक आईपीएस सेल क्या होती हैं, मल्टीपोटेंट क्या होता है, यूनिपोटेंट क्या होता है, उन सब के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और ये आपके सिलेबस का पार्ट है। खैर, अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आर्टिकल के अंदर में दिया क्या गया है। आर्टिकल के अंदर में बेसिकली जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आपके शरीर में पाई जाती हैं।
ये सेल्स वो सेल्स होती हैं जो आपकी स्टेम सेल्स में बढ़ोतरी करती हैं, यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन करती हैं। साथ ही साथ ये वो सेल होती हैं जो कि आपके शरीर के जो और टिश्यूज़ हैं उनको भी बनाने में मदद करती है। ओके, लाइक ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में मदद कर सकती हैं। ओके, तो ये चीज़ है। जनरली इनको जो है वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहा जाता है, लेकिन इसके आगे इंड्यूस्ड लिखा हुआ है, तो इंड्यूस्ड का मतलब है कि ये सब चीज़ें जो है वो इन बॉडी नहीं होंगी, इनको आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा बॉडी से और लेबोरेटरी के अंदर में इसके अंदर चेंजेस किए होंगे, जिसका नाम इंड्यूस्ड करके यहाँ पर लिखा गया है। तो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो बेसिकली ये तरीके से आपको मिल जाएंगे। अब ये जो याद रखना कि ये जो सेल्स होती हैं वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होती हैं। ओके, और ये सेल्स देखो जितनी भी स्टेम सेल्स हैं उन सभी का काम एक जैसा है। ये स्टेम सेल्स का काम हम स्टेम सेल थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, और थेरेपी में मतलब आपके शरीर का कोई टिश्यू है वो सड़ गया है या फिर ख़त्म होने वाला है या फिर वर्किंग बंद कर दी है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं या उसकी रिपेयरिंग करने के लिए सेल्स जो हैं वो काम में आती हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो इन्होंने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इस्तेमाल किया है हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। साथ ही साथ पार्किंसंस डिजीज़ जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है उसको ट्रीट करने के लिए इसके ऊपर स्टडीज़ जो हैं वो चल रही हैं। मैं जब इसका कंसेप्ट क्लियर करूँगा शुरू से तब ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, बने रहिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन सीरीज़ के अंदर में आएगा। ये आर्टिकल आ जाता है बड़ा, और इसमें बेसिकली बताया गया है कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो इंडियन मानसून को अल्टर कर रहा है। पूरा फिनोमिना तो नहीं दिया गया, वेदर पैटर्न नहीं दिया गया है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स के ज़रिए समझाया गया है कि आखिर ये बारिश यहाँ पर हुई या फिर किस तरीके से जो है वो मानसून का ऑनसेट देखने के लिए मिला इस बार 2022 के अंदर। उसके ज़रिए बताया गया है कि किस तरीके से चीज़ें आगे चलती हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखते हैं। हाँ, इस पर्टिकुलर आर्टिकल से आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन मानसून को इम्पैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। सिर्फ फैक्टर्स मिलेगा, वो कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ओके, तो ये चीज़ जो है वो आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून के अंदर लगातार चेंजेस होने लगे हैं, लगातार चेंजेस हो रहे हैं। जो मानसून पहले 1 जून तक पहुँच जाता था अभी वो डिले होने लगा है। असम ने अपना क्रॉप कैलेंडर यहाँ पर चेंज करने की मांग की है, क्योंकि असम के अंदर मानसून जिस समय तक पहुँचता था अब उस समय तक यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो मॉनसून सिस्टम जो है उसमें लगातार चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। जो लो प्रेशर के एरियाज़ हैं या फिर डिप्रेशन है वो सब शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी जगह से शिफ्ट हो रहे हैं। एक होता है मॉनसून थ्रो, वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। मॉनसून थ्रो मतलब लो प्रेशर का पूरा एरिया होता है, वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। ओके, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। बेंगलुरु में फ्लैश फ्लड्स की कंडीशन देखने के लिए मिली। ओके, तो उन सब के चलते ही ये आर्टिकल जो है वो न्यूज़ के अंदर में देखने के लिए मिला है। अब इससे जो है आपको पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज से जो वेदर पैटर्न हैं वो चेंज होते हैं। वेदर पैटर्न का मतलब ये है कि अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो सकते हैं या फिर सरफेस बेंड्स हो सकती हैं। उन सब की जो इंटेंसिटी है, उन सब की कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी है, उन सब में चेंजेस होते हैं। और वेदर इवेंट्स जो हैं वो आपके इस टफ होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मानसून रेंज पर जो है वो कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट अच्छा नहीं पड़ता। ओके, और इस सब के कारण आपका जब मानसून अच्छा नहीं होगा, और इंडिया का जो एग्रीकल्चर है बेसिकली मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगी। ओके, रेनफेड एग्रीकल्चर है, तो फूड सिक्योरिटी पर भी थोड़ा सा खतरा यहाँ पर आ जाता है, और लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पर पड़ता है। इस चीज़ को समझना कि आखिर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है एक बहुत ही टफ काम है। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक दो वेरिएबल इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे काफ़ी सारे जो रिसर्च हैं वो करने पड़ेंगे। ओके, मतलब आप समझो कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ओके, ये याद रखने हैं, नोट्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रहे हैं, और उससे इम्पैक्ट होने के कारण जो है वो इंडियन मानसून पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे ला नीना लाइक कंडीशन है। ला नीना जो है वो आपको पता है कि अल नीनो सदर्न ओसिलेशन होता है, उसका कोल्ड फेज़ होता है, और ये पिछले 3 सालों से बना हुआ है लगातार। ओके, पिछले 3 सालों से यहाँ पर बना हुआ है, ऐसा कभी नहीं देखा गया पहले। तो इसको हम ट्रिपल डिप यहाँ पर कहते हैं। ओके, ट्रिपल डिप कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर कम होगा, और क्योंकि कूलर फेज़ है इसलिए इसको डिप कहा गया। तो 3 साल से परसिस्ट हो रहा है, परसिस्टेंस ऑफ इंटेंस लानीना कंडीशन। इसके अलावा जो ईस्ट इंडियन ओशन है उसमें एबनॉर्मल वार्मिंग देखने के लिए मिल रही है। इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो निगेटिव नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो मानसून के डिप्रेशन यहाँ पर बनते हैं बे ऑफ बंगाल वगैरह रीजन के अंदर, वो
लगातार साउथवर्ड शिफ्ट यहाँ पर हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो लोज और प्री मानसून हीटिंग देखने के लिए मिल रही है हिमालयन रीजन के अंदर, जिससे कि ग्लेशियर मेल्ट यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये सब फैक्टर स्टडी करने पड़ेंगे, तब पता लगेगा कि किस तरीके से मानसून जो है वो इम्पैक्ट यहाँ पर कर रहा है। हमें अभी इनकी स्टडी नहीं करनी, ये सब अलग अलग ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर में कवर किए जाते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल आपके स्टेटिक सिलेबस का पार्ट है, लालीना अलीना आपके स्टेटिक सिलेबस का पार्ट है, ईस्ट इंडियन ओशन आपके स्टेटिक सिलेबस का पार्ट है, मानसून डिप्रेशन आपके स्टेटिक सिलेबस का पार्ट है, ग्लेशियर मेल्टिंग जो है वो आपका क्लाइमेट चेंज का पार्ट हो जाता है। इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। अब ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये बता रहा है कि आपको किस तरीके से मानसून का ऑनसेट इंडिया के अंदर में यहाँ पर हुआ। कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा कम हुई, एक्सेस एंड डेफिसिट देखने के लिए यहाँ पर मिला। स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश हैं, गुजरात हैं, राजस्थान हैं, कुछ पार्ट्स हैं महाराष्ट्र के, वहाँ पर भारी रेनफॉल यहाँ पर देखने के लिए मिली। और मानसून यूजुअली मानसून सिस्टम्स मूव अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि ये पंजाब हरियाणा राजस्थान वाले रीजन में ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट बिलीव दैट दीज चेंजेस आर हेयर टू स्टे, और इसकी वजह से आपका ये बारिश जो है वो यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रही है। सेंट्रल इंडिया में अच्छी सी बारिश हुई, बट इतनी भी खास बारिश नहीं हुई, लेकिन नॉर्थ वेस्ट रीजन तो सूखा रह गया। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ एंटायर साउथ एशिया, वहाँ पर अलग अलग तरीके के इवेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। लाइक बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, वहाँ पर फ्लैश फ्लड्स की कंडीशन देखने के लिए मिली, पाकिस्तान पूरा डूब गया। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इंडिया में भी कई जगह पर फ्लैश फ्लड्स कंडीशन मिली, उत्तराखंड के अंदर में देख सकते हो। चाइना के अंदर ड्रॉट आए, साउथ एशिया का ही पार्ट है, लेकिन अलग अलग सिनेरियो देखने के मिल रहा है। याद रखना, ड्रॉट्स जो हैं वो कई कंट्रीज़ में आए, यूरोप में ड्रॉट्स आए, चाइना में ड्रॉट्स आए, और यहाँ आपके बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया बाढ़ में जो है वो बह गए। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है वो नज़र आती हैं। इसके अलावा ऑनसेट भी स्लो देखने के लिए मिल रहा है, मतलब मानसून जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन जल्दी नहीं आ रहा है। तो इस मानसून को देर से आ रहा है, हमें क्या, हम तो कुछ कर नहीं सकते उसमें, क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें क्लाइमेट से अडेप्ट होना पड़ेगा और उससे रेजिलियंस होना पड़ेगा, मतलब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हम पर ना पड़े। इसको करने के लिए हमें भारी मात्रा में जो पैसा है वो ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, मतलब क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इन सब में पैसा यहाँ पर लगा दिया तो हमारी जो और स्कीम चल रही हैं, लाइक गति शक्ति स्कीम है और बहुत सारे प्रोग्राम्स है, डेवलपमेंट मनी है, वो सारा का सारा क्लाइमेट चेंज से लड़ने में क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में खर्च हो जाएगा। ये सब चुनौतियाँ और सुझाव सब एक साथ यहाँ पर लिखे हुए नज़र आते हैं। राइट, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप देखते हुए चलो कि हम सारा का सारा पैसा या फिर बहुत सारा पैसा एडेप्टेशन में या रेजिलियंस में खर्च नहीं कर सकते, जबकि हमें ज़रूरत दोनों तरफ यहाँ पर हो जाती है। और राइट, इसके अलावा अगर हम बात करें आफ्टर ए बी ऑनसेट, जब मानसून का यहाँ पर ऑनसेट देखने को मिला, मतलब जब आया तो बहुत ज़्यादा स्लो यहाँ पर हो गया, जिसकी वजह से केरल और कर्नाटक के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, वहाँ पर भी नॉर्मल रेंज जो है वो नहीं हुई, नॉट रिसीविंग नॉर्मल रेंज। बैक टू बैक एक्टिव मानसून सिस्टम इन द बे ऑफ बंगाल रीजन इन जुलाई, उसकी वजह से जो है वो जुलाई के अंदर स्पेशली। अब ये चीज़ है कि मंथ टू मंथ हम इसको चेक करें तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। आपने अपने स्टैटिक सिलेबस का मानसून खोलना है और उसमें व्हाट इज़ मानसून ऑनसेट, वॉज इट मानसून रिट्रीट, ओके, ये सब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी इसमें करने की जरूरत नहीं कितने बारिश पड़ी, कितने बारिश यहाँ पर नहीं पड़ी। अब जुलाई के बाद अगस्त आया, अगस्त के अंदर में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि बे ऑफ बंगाल के अंदर में बैक टू बैक डिप्रेशन यहाँ पर फॉर्म हुए और सेंट्रल इंडिया में बारिश यहाँ पर शुरू हो गई। तो ये चीज़ें जो है वो पढ़ने में ऐसे ही लगता है। अब इन सब की वजह से सिंपल सी बात है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उस पर भी असर पड़ेगा, और वही देखने के मिला कि राइस प्रोडक्शन जो है वो स्लो हुआ। ओके, इस बार स्लो हुआ, हीट वेव्स पहले से ही मारे हुए थी, इसके अलावा जो आपकी मानसून है उसने भी यहाँ पर जो है वो ऐसी तैसी कर दी। तो ये चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं कि इसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हुई, राइस का प्रोडक्शन यहाँ पर गिरा। एक तो आपके जो ड्राई पीरियड्स हैं वो यहाँ पर टिके रहे, उसके अलावा जो रेनफॉल है वो बहुत तेज़ी से हुई छोटे समय के लिए। देखो याद रखना कि रेनफॉल ज़्यादा हुई इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। रेनफॉल ज़्यादा हुई अगर थोड़े समय के लिए हुई, रेनफॉल ज़्यादा अगर कम पीरियड के लिए ज़्यादा रेनफॉल हो गई तो उससे फ्लैश फ्लड आ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो रेनफॉल जो है वो एक लंबे समय तक परसिस्टेंट रहनी चाहिए एक अच्छे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि रेनफॉल अगर ज़्यादा हो रही है तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
इसके अलावा लानीना जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ है और उससे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो ठप हुआ है। खरीफ की क्रॉप लगातार जो है वो कम हुई है और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 50% तक फूड ग्रेन यहाँ पर उगता है कंट्री का, वो सब भी यहाँ पर जो है वो आपके हिट हुए हैं। जैसे राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं लाइक वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, ये ईस्ट उत्तर प्रदेश हैं, वहाँ पर डेफिसिट देखने के लिए मिला है लार्ज मार्जिन से, मतलब काफ़ी कम क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस कर पाए हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, जो कि कंट्री का लगभग 1/3 के करीब राइस प्रोडक्शन यहाँ पर कर लेते हैं, काफ़ी डेफिसिट देखने के लिए यहाँ पर मिला है। ओके, जबकि यहाँ इस पर्टिकुलर इलाके में मानसून भी एक्टिव था, जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल इंडिया के अंदर मानसून काफ़ी एक्टिव रहा, नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट ना होकर के। तो ये सब सिचुएशन देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। तो कुल मिला के जो रेनफॉल वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिल रही है, रेनफॉल इरेगुलरिटी देखने के लिए मिल रही है, और साथ ही साथ क्लाउड बस्ट की सिचुएशन भी पूरी इंडिया के ऊपर नज़र आई। इन सब के चलते अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ, कहीं पर रेन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो गई, कहीं पर रेन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हुई, जिसकी वजह से पेस्ट अटैक, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की जो कंडीशंस हैं वो भी यहाँ पर बदल गई। ये तीनों के तीनों मिलकर फसल को बर्बाद कर देते हैं और उसी का इम्पैक्ट पड़ा कि ग्रेन की क्वालिटी और उसमें जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो भी यहाँ पर चेंज हो गई। तो आप समझ सकते हो कि जब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में इन चीज़ों को बांटेंगे तो उसके इम्पैक्ट अच्छे नहीं होने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर ये एक स्टडी यहाँ पर हुई है, इन्होंने बताया क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, ड्रॉट्स वगैरह आ रहे हैं, तो आपको उसके अंदर पैसे डालने पड़ेंगे, मतलब क्लाइमेट फाइनेंस यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा इन सब स्टडीज़ ने ये भी बताया कि राइस की यील्ड पर स्पेशल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसके जो पत्ते हैं वो सब पीले हो जाते हैं, उनका जो रेस्पिरेशन रेट है वो यहाँ पर कम हो जाता है, लीफ जो है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, और तो और यहाँ पर जो लीफ का एक्सपेंशन रेट है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इस तरीके का जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट प्लांट के ऊपर क्या पड़ता है, प्लांट की जो फिजिकल क्वालिटीज़ हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो बताया गया है। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। अब यही सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने असेंबल करके लिखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ से आपको नहीं पढ़ना। ये सब डे टू डे की जो सिनेरियो चले ये सब आपको नहीं पढ़ने, वैसे कवर करा दिए हैं, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये आर्टिकल यहाँ पर दिया गया था, इसको आपको कवर नहीं करना है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। आगे आ जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस टू लिंक एटॉमिक क्लॉक। अब ये आर्टिकल यहाँ पर है और इस आर्टिकल के लिए आपको जो है वो बेसिकली आपका जो कह सकते हैं ना कि फ़िज़िक्स होती है ना, फ़िज़िक्स और उसमें जो पार्टिकल थ्योरी होती है वो सब डिटेल में कवर करनी होती है। लेकिन आज तक यूपीएससी ने एटॉमिक क्लॉक्स तक के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा डीप में यहाँ पर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे, देखते हैं कि हमारे लिए बेसिक साइंस के अंदर में क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हुआ है, ओके, और एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने यहाँ पर किया है। इन्होंने 2 माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज जो है वो यहाँ पर की हैं, और 2 डिस्कवरीज में पहली डिस्कवरी जो है वो आ जाती है कि जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं उनमें हाई प्रिसीजन इन्होंने यहाँ पर फेस कर लिया, मतलब उसको हासिल कर लिया, हाई प्रिसीजन। अब ये देखते हैं क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पर याद रखेंगे। दूसरा जो है वो इन्होंने क्वांटम एंटेंगल जो है उसको भी यहाँ पर अचीव कर लिया है। ओके, क्वांटम एंटेंगल इन कह सकते हैं कि एटॉमिक थ्योरी। राइट, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसका जो यूज़ है वो भी यहाँ पर दिया गया है कि इन सबको करने के बाद हमें डार्क जो मैटर है, यानी कि पूरा जो यूनिवर्स है लगभग सब कुछ डार्क मैटर ही है वहाँ पर, उसकी जो प्रोबिंग है उसका लिए पोटेंशियल हमारे पास हो जाएगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट अच्छे हो गए तो हम जो एप्लीकेशन होते हैं एटॉमिक क्लॉक के या फिर क्वांटम के, उन सब में जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2-3 आइडिया आपको यहाँ पर ये भी होना चाहिए। अब एक एटॉमिक क्लॉक की डेफिनेशन जब आप 11th 12th में फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक क्लॉक, तो वो डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि वो बेसिक साइंस के अंदर में आ जाती है। एटॉमिक क्लॉक जो है वो लगभग 1967 से उभर करके आने शुरू हुए, और इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दी जाती है कि 1 सेकेंड, एटॉमिक क्लॉक का जो 1 सेकेंड होता है वो सीजियम एटम के इतने सारे ओसिलेशन के टाइम के बराबर होता है। एक सीजियम का जो एटम यहाँ पर होगा वो जब इतने सारे ओसिलेशन ले लेगा, मैं इसको नंबर को पढ़ने वाला नहीं है, मोबाइल नंबर से भी बड़ा लग रहा है, ओके, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब इतने ओसिलेशन उस एटम के हो जाते हैं तब एटॉमिक क्लॉक का 1 सेकेंड यहाँ पर जो है वो पूरा होता है। ओके, 21वीं सेंचुरी के स्टार्ट में सीजियम क्लॉक्स जो हैं वो यहाँ पर एक्यूरेसी हासिल करने शुरू की, और मतलब कहा यह जाता है कि
इस तरीके से अगर हम एटॉमिक क्लॉक को मापें तो 20 मिलियन ईयर के अंदर 1 सेकंड का डिफरेंस यहाँ पर आता है। आप समझिए कि 20 मिलियन साल गुजरेंगे तब एटॉमिक क्लॉक का प्रिसीजन जो है वो चेंज होगा 1 सेकंड से। अब मार्केट में नई चीज़ें आ गई हैं, नए नए आविष्कार यहाँ पर हो रहे हैं, तो एक और चीज़ आई है जिसका नाम है ऑप्टिकल लैटिस क्लॉक। ठीक है, जस्ट जनरल साइंस तक ही ले जाना चाह रहा हूँ, उसके डीप में नहीं जाना चाह रहा। ओके, तो इसीलिए थ्योरी में अगर इधर उधर उछाल आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, व्हाट इज़ एटॉमिक क्लॉक, ये समझ गए, डेफिनेशन रटनी है, याद रखना है। ओके, और एक्यूरेसी यहाँ पर आपको पता चली है कि 20 मिलियन ईयर में 1 सेकंड का डिफरेंस यहाँ पर आएगा, या तो वो आगे हो जाएगी या फिर वो पीछे हो जाएगी घड़ी। इसके अलावा दूसरी क्लॉक होती है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल लैटिस क्लॉक। ऑप्टिकल लैटिस क्लॉक की खास बात यह है कि इसमें 15 बिलियन ईयर के अंदर में 1 सेकंड का डिफरेंस आता है। ओके, तो याद रखना कि ऊपर जो है वो 20 मिलियन था, नीचे 15 बिलियन है, वो मिलियन है, ये बिलियन है। अब आपको क्वेश्चन में इस तरीके से घुमा के देख सकता है कि एटॉमिक क्लॉक जो है वो ज़्यादा बेहतर होती हैं ऑप्टिकल लैटिस क्लॉक की तुलना में। गलत हो गया, ऑप्टिकल लैटिस क्लॉक जो है वो ज़्यादा बेहतर होती हैं एटॉमिक क्लॉक की तुलना में, क्योंकि इसमें 15 बिलियन साल के बाद 1 सेकंड का डिफरेंस यहाँ पर आएगा। ओके, और पृथ्वी की उम्र कितनी है, 13 बिलियन, उससे भी ज़्यादा बेहतर जो है वो आपका ऑप्टिकल लैटिस क्लॉक आपका प्रिसीजन टाइम यहाँ पर उपलब्ध कराती है। अब ये जो है वो साधारण आपका टाइम वगैरह मापने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, और एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं वो बड़े बड़े जो सोलर पिंड हैं उनकी एज वगैरह देखने के लिए या फिर उनकी आयु वगैरह के लिए यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ओके, और इसमें अगर आप देखें तो आपको क्या याद रखना है कि एक्यूरेट टाइम वगैरह जीपीएस में आप देख सकते हो कि मार्स पर किसी तरीके का स्टफ है, उस सबको देखने के लिए मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होता है कैसे नहीं वो सब जानने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या काम किया है, साइंटिस्ट ने ये काम किया है कि 2 एटॉमिक क्लॉक्स लीं। पहले तो यही मुश्किल था कि एक एटॉमिक क्लॉक को प्रिसीजन तक यहाँ पर हासिल कर लें, मतलब अच्छा टाइम यहाँ पर हासिल कर लें। अब इन्होंने क्या किया है कि 2 एटॉमिक क्लॉक्स यहाँ पर ली हैं और दोनों को मैच कराने की कोशिश की है। 2 एटॉमिक क्लॉक को मैच कराना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, तो वही काम यहाँ पर किया है इन्होंने कि 2 क्लॉक्स यहाँ पर उठाई हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर रखी हैं और उनको मैच कराने की कोशिश यहाँ पर की है, और उसमें इन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। अब ये हमें इतना ही यहाँ पर जानना है। ये हो गया एटॉमिक क्लॉक का कंसेप्ट, इतना समझना था। अब ये जो इन्होंने काम करने की कोशिश की 2 एटॉमिक क्लॉक्स को मैच करने की, इसके अंदर इन्होंने एक सिद्धांत का यूज़ किया, डेट इज कॉल्ड एंटेंगलमेंट। जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो तब ये कंसेप्ट निकल करके आता है, और ये जो एंटेंगलमेंट है इसकी डेफिनेशन आपसे प्रीलिम्स के अंदर में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ दिस एंटेंगलमेंट। ओके, तो एंटेंगलमेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझें, क्वांटम फिजिक्स के अंदर है, और एंटेंगलमेंट एक वियर्ड फिनोमिना होता है। इसको हम इस तरीके से कहते हैं स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। ये याद नहीं रखना आपको, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है, ये हमें नहीं पढ़नी। ओके, ये हमें याद नहीं रखनी। हमें याद ये रखनी है कि देखो, मान लो 2 एटॉमिक क्लॉक्स यहाँ पर हैं, उनके बीच में हमें जो है वो कह सकते हैं कि तुलना करनी है। ओके भाई, हमें यही तो करना है कि 2 एटॉमिक क्लॉक को बिल्कुल मिलाना है, मैच करना है। तो वो करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इस एटॉमिक क्लॉक को ऑब्जर्व कर सकते हो और इस एटॉमिक क्लॉक को ऑब्जर्व कर सकते हो, दोनों को ऑब्जर्व करके ओके ये सब काम यहाँ पर कर सकते हो कि हाँ भाई इसकी क्वालिटी ये है, ये इतने समय में इतना चेंज हो जाएगा, इतने वो सब आप नोट बना करके कि पहली इस तरीके से दूसरी तरीके से, ये सब वर्क यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन एंटेंगलमेंट का फिनोमिना यहाँ पर जो है वो अलग अलग है। हम क्या करते हैं कि इसके जो फिजिकल, इन दोनों को मिक्स करते हैं, इनकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी आपस में तुलना करते हैं। देखो 2 एटॉमिक क्लॉक्स को एक साथ रख दो, एक साथ रखने के बाद जब टाइमिंग बिल्कुल सेट हो, ओके, तो आप देखोगे कि कितना वेरिएशन कितने समय के बाद में यहाँ पर हो जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, इफ टू वर एंटेंगल्ड, इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग दैट देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, लाइक वो कब घूम रही हैं, स्पिन कितना हो रहा है, टाइम वेरिएशन कितना हो रहा है, फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चेंज हो रही है, उन सबको जो है वो यहाँ पर मापा जा सकता है। और राइट, तो इतना आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखना है। और ये एट्रीब्यूट अगर आपने एक बारी एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर माप लिए तो ये आपके प्रिसीजन को इम्प्रूव कर सकता है, और इसका इस्तेमाल यहाँ पर क्वांटम थ्योरी के अंदर में होता है। भाई इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, ये हम बहुत डिटेल में चले गए, अभी मुझे लग रहा है कि गलत घुस गए यहाँ पर। ओके, तो ये जो है वो बहुत डिटेल में चीज़ें हो रही हैं, इसको आपको यहाँ पर छोड़ना है। हाँ, ये सब जो बता दिया अब वो आपको पढ़ना है, वो क्लियर कर लो। इसके बाद एक और आर्टिकल अभी इसी पेपर पर आपको मिल जाएगा जिसका नाम है मैचिंग इकोलॉजी विद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली ये है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, उसी हिसाब से हमें जो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अपनी जो इकोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ के चेंजेस से
मैच कराना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं इकोलॉजिकल नीचे, ओके, NICHE, और जब ये आपके कोर सिलेबस का पार्ट है। बेसिकली ये होता है कि एक रहने की जो कंडीशंस हैं उनको इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। कोई स्पीसीज़ कैसे वातावरण में रह सकती है उसको इकोलॉजिकल नीचे यहाँ पर कहा जाता है। तो राइट सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन एक स्पीसीज़ के लिए, वो उसका अपना इकोलॉजिकल नीचे यहाँ पर कहा जाता है। इकोलॉजिकल नीचे की अलग अलग रेंज हो सकती है। एक कौवा कहीं रह सकता है, एक प्लांट कहीं रह सकता है, लेकिन एक जगह भी रह सकते हैं, राइट। तो ये जो है वो याद रखना कि ए रेंज ऑफ इकोलॉजिकल नीचे कैन ओकर विद इन द इकोसिस्टम, और इसके अंदर जितने भी इंटरेक्शन होंगे उन सबको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जितने भी नीसेज यहाँ पर क्रिएट होंगे अलग अलग स्पीसीज़ के, उन सबको मिला दें, बायोडाइवर्सिटी की एक डेफिनेशन यहाँ पर बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर डेजर्ट प्लांट है, तो डेजर्ट प्लांट के लिए क्या एनवायरनमेंट सही होगा, ड्राई और एरिड कंडीशंस होंगी। इसी को कहा जाता है ड्राई एंड एरिड इकोलॉजिकल नीचे, मतलब ये जो कंडीशंस हैं इसको नीचे यहाँ पर कहा जाता है। और ड्राई प्लांट्स यहाँ पर रहेंगे क्योंकि उनके लीव्स के अंदर में वाटर स्टोरेज की पावर यहाँ पर होती है। अब क्लाइमेट चेंज यहाँ पर लगातार हो रहा है, तो हमें इन बायोजियोग्राफिक जो नीचेज हैं इनको मतलब ये भी चेंज होंगे, ये भी अल्टर यहाँ पर होंगे, ओके। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बचाना है, और इस पर्टिकुलर नीशे के अंदर या इस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर में कौन सी क्रॉप उग सकती है, कौन सी क्रॉप उग सकती है उसकी चॉइस करना भी ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। हो सकता है कि पहले वहाँ पर गेहूँ उगता हो, लेकिन अब गेहूँ के लायक एनवायरमेंटल कंडीशन वहाँ पर नहीं है, तो गेहूँ वहाँ पर नहीं उगेगा। चाहे आप कितना भी उगाने की कोशिश कर लीजिए, वहाँ पर कोई और फसल उगेगी। अगर हम ये बात पता कर लें कि वो कौन सी फसल उगेगी, तो वहाँ से हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये जो चेंजेस यहाँ पर हुए हैं एग्रीकल्चर कंडीशंस के अंदर में, नहीं सॉरी, एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर में, तो इससे फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। फूड प्रोडक्शन कम होता है, सिंपल सी बात है। जब फूड प्रोडक्शन कम होगा और न्यूट्रिशन जो है वो भी यहाँ पर कम होगा। इसके अलावा स्पीसीज़ के अंदर कंपटीशन भी यहाँ पर बढ़ जाता है, प्रीडेटर जो हैं वो भी यहाँ पर आने लगते हैं। नॉन लिविंग और एबायोटिक फैक्टर्स का जो स्ट्रेस है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें मिल करके जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसको यहाँ पर अफेक्ट करती हैं। इसके अंदर में लाइट आ सकती है, सोइल है, मॉइस्चर है, ये सब चीज़ें यहाँ पर अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। इस सब के लिए ज़रूरी हो जाती है नीशे मॉडलिंग। कोई भारी कंसेप्ट नहीं है, मैं इसको पढ़ा देता हूँ। मेंस में पूछा गया तो पूछ लेंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि ये आपके जीएस का पार्ट बनता है, बट कंसेप्ट बहुत अच्छा है। नीशे मॉडलिंग बेसिकली क्या होती है, मैं हल्का कवर करता हूँ इसको, ठीक है, डिटेल में नहीं जाते। नीशे मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको मापें कि वहाँ पर क्या लाइटिंग की कंडीशन है, उससे पहले क्या लाइटिंग की कंडीशन थी, वहाँ पर मॉइस्चर कितना होता है, वहाँ पर जो ट्री ग्रोथ है वो पहले कितनी थी, अब किस तरीके से चल रही है, वहाँ पर पेस्ट अटैक कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं, वहाँ पर पर्टिकुलरली जो ह्यूमिडिटी है उसकी क्या रेंज यहाँ पर रहती है। इन सब चीज़ों को मापें, कंप्यूटर के अंदर में डालें, एल्गोरिदम लगाएं। दूसरी तरफ हम जो है वो एक प्लांट की कंडीशन जो है सर्वाइवल की, उसको यहाँ पर निकाल करके लाएं। सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर होता है हर एक प्लांट का, हर एक प्लांट के जो जीनोमिक सिक्वेंसिंग कर रहे हैं उन सब का इस्तेमाल इसी में किया जाता है। तो प्लांट का डाटा यहाँ पर मैच कराएंगे इन एनवायरमेंटल कंडीशन से। जो उनसे प्लांट की कंडीशन जो है वो इससे मैच कर गई, तो समझ लीजिएगा कि वही प्लांट जो है वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में उगेगा। दिस इज़ कॉल्ड नीशे मॉडलिंग, ओके। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप कहो तो मैं यहाँ पर इसको पढ़ देता हूँ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, इसको इग्नोर मारो। Ecological niche modeling is a predictive tool for the identifying new possibilities, new inhabitation for an existing habitat or a new geographical location where a desirable plant may grow well। यही बात मैंने आपको इतनी आसान भाषा में समझा दी, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, ओके। और इससे हम ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि कौन सी जो फसल है वो कौन से इकोलॉजिकल नीशे या एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए बेहतर यहाँ पर हो सकती है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है हमने, जैसे कर्नाटक के अंदर में जो मेडिकारी एरिया है और सिक्किम के अंदर में जो गंगटोक एरिया है, उनके बीच की एनवायरमेंटल कंडीशन को मॉनिटर भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो दो पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल रीजन है उनके बीच की कंडीशन को भी मैच किया जा सकता है। तो प्लांट और एरिया ना लेकर के एरिया ले लो, ओके। ये बात यहाँ पर दिखाई गई है, तो ये कंडीशन यहाँ पर पता चली। आपको नहीं जानना कि क्या चीज़ें यहाँ पर पता लगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो इसके अंदर में आपका ये सब इग्नोर करो, कोई यहाँ से कोई बहुत खूबसूरत चीज़ें नहीं निकल करके आ रही हैं। यहाँ पर बेसिकली फोकस स्पेशली सैफरॉन कल्टीवेशन के ऊपर किया गया है।
जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारी मात्रा में सैफरोन जो है वो यहाँ पर उगाई जाती है। और सैफरोन कहा जाता है कि बेसिकली ग्रीस से यहाँ पर निकल करके आई है और मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंडीशन के यहाँ पर उगती है। ईरान पूरे जो वर्ल्ड का सैफरोन है उसका 90% यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना सैफरोन कल्टीवेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम से ये इसका प्रोपोगेशन शुरू होता है जिनको कोम्स कहते हैं। तो ये सब फैक्ट हैं, ये सब फैक्ट हैं। और आपको याद रखना है कि ग्रीस से इसका जो नेटिव यहाँ पर माना जाता है। मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन जो हैं वो इसकी ग्रोथ के लिए सही हैं। और ईरान जो है वो 90% को यहाँ पर ग्रो करता है। द फ्लोवर ऑफ द प्लांट हैज़ 3 ब्राइट क्रिम्सन स्टिग्मेटा। ओके, ये इग्नोर मारो। और ये सब चीज़ें यहाँ पर है। बेसिकली अगर हम बात करें तो फूड में ये इस्तेमाल किया जाता है और इसके काफ़ी सारे यूजेस भी हैं। लाइक नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर को ख़त्म करना है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कई सारे क्लिनिकल ट्रायल और भी हुए हैं। लाइक इसको एंटी डिप्रेशन इफेक्ट में इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैफरोन की बात करें तो इंडिया पूरी दुनिया का 5% सैफरोन का प्रोडक्शन यहाँ पर करता है। ओके, हिस्टोरिकली सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्राइज्ड सैफरोन हैज़ बीन ग्रोन इन द ओल्ड लेक बेड्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के अंदर में इस पर्टिकुलर इलाके में इसकी एक अपनी बेल्ट जो है वो नज़र आ जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर का जो टेम्परेट क्लाइमेट है वो इसके लिए काफ़ी अच्छा सूटेड है। एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू है वहाँ की सोइल की। समर टेम्परेचर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लगभग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और सोइल क्वालिटी भी अच्छी यहाँ पर रहती है। तो ये सब जो है वो आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई। अब बेसिकली यहाँ पर क्या गया है वो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि सैफरोन कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए जो नए एरियाज़ हैं, न्यू ज्योग्राफीज़ हैं, उनको यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं। तो इसी तरीके के एफर्ट में लगभग 499 तरीके की लोकेशंस जो हैं वो निकाल करके लाए और उन लोकेशंस से उस प्लांट की कंडीशंस को मैच कर रहे हैं। कैसे? वही नीचे मॉडलिंग का यूज़ करके जहाँ पर भी कंडीशन मैच हो गई वहाँ पर सैफरोन की कल्टीवेशन करके अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। बात समझ में आई? अब इसमें कौन मदद कर रहा है, कौन नहीं मदद कर रहा है, तो कोई बड़ी इंटरनेशनल तरीके का काम नहीं हो रहा है। आप लोगों को इतना ही यहाँ पर याद रखना है कि किस तरीके से क्या चीज़ें यहाँ पर हुई। इसके बाद आगे चलते और यहाँ पर ये क्वेश्चन कॉर्नर में दिया गया है कि व्हाट कॉज द प्रेजेंट डे टिल्ट ऑफ द सैटर्न। सैटर्न आखिर जो ये झुक गया, कितना झुका हुआ है अपनी एक्सिस पर? लगभग 26.7 डिग्री के करीब यहाँ पर झुका हुआ है। तो ये इतना कैसे झुक गया उसके ऊपर स्टडीज़ यहाँ पर चल रही थी। 2 थ्योरी निकल के आई और हाल ही में स्टडी हुई है, ठीक है, इसलिए इसको कवर कराया जा रहा है। तो 2 स्टडीज़ जो हैं वो बेसिकली निकल कर के आई। पहली स्टडीज़ तो ये थी कि जो सैटर्न है उसको कहा जा रहा है कि वो नेपच्यून जो था आपका ग्रह, ओके, है मतलब, और उस ग्रह के साथ में यहाँ पर उसके ग्रेविटेशनल पुल में खिंच गया और खिंचने के कारण जो है वो इस तरीके से टिल्ट हो गया। अब वो कैसे खिंच गया, कैसे नहीं खिंच गया, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, आपको भी पता है। बट ये करंट में स्टडीज़ चल रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो इस तरीके से काम हो रहा है। तो सैटर्न जो है वो इस तरीके से यहाँ पर काम हुआ। लेकिन फिर एक स्टडी यहाँ पर हुई, उस स्टडी ने बताया कि धीरे धीरे सैटर्न जो है वो नेपच्यून के इस पुल से धीरे धीरे हट गया और हटने के कारण ये जो टिल्ट है वो यहाँ पर बना रह गया और ये स्टडी हुई। खैर, हमें नहीं जानना था। दूसरी चीज़ जो हमारे काम की निकल करके आई है, एक और चीज़ यहाँ पर पता लगी है। इसमें यह पता लगा कि 83 के करीब सैटेलाइट जो हैं वो आपके यहाँ पर सैटर्न के हैं। उसमें से एक जो है सैटेलाइट, मून कह सकते हो, ओके, एक एक्स्ट्रा मून आपका सैटर्न के पास था जिसका नाम था CHRYALIS, ओके, क्राइलिस कह लो इसको। और ये जो है आपका जो मून था ये बेसिकली, ओके, और ये इसके चक्कर लगाता था सैटर्न के। और लगभग 160 मिलियन ईयर पहले ये अनस्टेबल हो गया और अनस्टेबल होने के साथ जो कह सकते हैं कि एंड केम टू क्लोज टू इट्स प्लैनेट दैट पुल्ड द सैटेलाइट अपार्ट। धीरे धीरे ये जो है वो आपका अनस्टेबल होना शुरू हुआ और अनस्टेबल होने के साथ साथ इसने जो ग्रेविटेशनल पुल है, हर एक मून के अंदर अपना पुल होता है, ओके, उसी पुल के कारण जो है वो सैटर्न का टिल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिला। धीरे धीरे ये जो है वो आपका स्मॉल चंकी आइस के अंदर में टूटना शुरू हो गया क्योंकि अनस्टेबल हो गया था। और अनस्टेबल होने के साथ साथ ये शैटर होना शुरू हो गया, मतलब बिखर गया पूरी तरीके से। और बिखर होने के साथ साथ आपकी जो रिंग्स हैं उसका फॉर्मेशन इसके चारों तरफ यहाँ पर हुआ और ये जो है वो इस तरीके से यहाँ पर स्टडी हुई है। आपको जस्ट ये नाम याद रखना है क्योंकि न्यूज़ के अंदर में आया, ओके, ये वाला, और कुछ यहाँ पर याद नहीं रखना। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़
दिस वॉज बेसिकली अ सैटेलाइट और अ मून जो कि आपका सैटर्न के चक्कर लगाता था। बाकी बेसिक थ्योरी याद रखो, कितने ग्रह कैसे वर्क करते हैं, किस पर ऑक्सीजन पाई जाती है, किस पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, किस पर मीथेन है। ओके, ये सब चीज़ें। अब आ जाते हैं आगे, और आगे आपको मिल जाएगा 25 सितंबर का न्यूज़पेपर। और 25 सितंबर के न्यूज़पेपर में अगर हम बात करें पढ़ने की, तो पहला आर्टिकल ये रहा। ये आपको आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, इसमें कॉफी रिंग इफेक्ट के बारे में बताया गया है। आपको लग रहा होगा कि कॉफी रिंग इफेक्ट के बारे में प्रीलिम्स में ऐसे ही पूछ लिया कि अभी अभी एक टर्म न्यूज़ के अंदर थी कॉफी रिंग इफेक्ट। कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, देख लिया मैंने क्या है। ओके, कुछ भी नहीं है। कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं उसकी बेसिकली ज्योमेट्रिकल वगैरह उन सब के बेस पर बताया गया है। हमारे कहीं से कहीं तक सिलेबस का पार्ट नहीं बनती, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, और कुछ छोटी न्यूज़ यहाँ पर चारों तरफ दी गई थी। अब ये पैटर्न इस तरीके से चेंज कर दिया। ओके, न्यूज़ को थोड़ा सा फैला दिया गया है और इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा कर दी गई है। यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि सी टर्टल की जो पोचिंग यहाँ पर होती है वो डिक्लाइन हो गई है बाई 30% इन द लास्ट डिकेड। तो ये डाटा निकल कर के आया, और हालांकि डाटा ज़्यादा सही नहीं। आप देखो कि यहाँ पर पता चला है कि 1990 से लेकर के 2020 यानी 30 साल के अंदर में टोटली 1.1 मिलियन के करीब इलीगली हार्वेस्टिंग हुई है रेप्टाइल्स की ब्लैक मार्केट के अंदर में। ओके, इसमें एडल्ट सी टर्टल भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो रेट है ये आपका 30% से यहाँ पर जो है वो कम हो गया। बस ये जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था। इसके बाद आगे बात करें तो आगे आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, लाइक अभी अभी हाल ही में नासा ने अपना परसेवरेंस जो रोवर है वो यहाँ पर लॉन्च किया था जुलाई के अंदर में। ओके, तो उसने आपका जो मार्स है वहाँ पर सैंपल्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। सैंपल्स में उसने अभी हाल ही में सेडिमेंट्री रॉक्स के 4 टुकड़े बेसिकली कह सकते हो, ओके, उनको जो है वो यहाँ पर कलेक्ट किया है। और मार्स में कोई रिवर लाइक संरचनाएं वहाँ से थी, उस पर्टिकुलर डेल्टा से इसको उठाया है। वो डेल्टा टाइप संरचना लग रही है, लेकिन बाद में पता चलेगी जब उसके ऊपर एनालिसिस और ज़्यादा किया जाएगा। तो ये सैंपल्स जो हैं वो यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं, और ये इस टाइप के पहले जो रॉक सैंपल्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, जो कि हमने किसी दूसरी दुनिया के होने का संकेत यहाँ पर दे सकते हैं। और साइंटिस्ट बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्हें उसके बारे में कुछ मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मिल जाएँ। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर किसी तरीके की लिविंग थिंग्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हो सकती हैं, यानी कि जीवन संभव हो सकता है। इस सबका काम एक ही है, हम पृथ्वी को तबाह करके किसी और ग्रह पर शिफ्ट होना चाहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, खैर वो ठीक है। हाँ, ये आगे आर्टिकल आ जाता है, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको बताया गया है कि कोविड की जो वैक्सीन्स हैं बेसिकली वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में यहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं। और अभी हाल ही में 2-3 ओरल वैक्सीन्स भी यहाँ पर तैयार हो गई हैं कोविड-19 की, जैसे पैक्सलोविड वगैरह है वो सब यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ओके, तो इनको सब लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन जो इनइक्वलिटी है काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 9 के करीब जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और एक लाओस कंट्री यहाँ पर आ जाता है, इसमें काफ़ी जो ये पैक्सलोविड नाम की वैक्सीन है ये पहुँचाई जा रही हैं। ओके, खैर जानना नहीं है, लेकिन सही है ये काम यहाँ पर हो रहा है, और इससे जो वैक्सीन इनक्वालिटी है वो यहाँ पर रिड्यूस होगी, और लोगों को यहाँ पर जो है वो जीने का मकसद मिलेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पर एक बड़ा आर्टिकल दिया गया था, और बड़े आर्टिकल में लिखा हुआ था BA.275। ये सब वेरिएंट हैं, और कोविड और जो आपका ओमिक्रॉन था उसके भी सब वेरिएंट्स बेसिकली निकल करके आए, सब लीनियज कह सकते हो। और महाराष्ट्र के अंदर इसके केसेस यहाँ पर बढ़े। कब तक इसको लेकर के बैठे रहेंगे? यूपीएससी खैर क्वेश्चन तो पूछ रहा है, मेंस 2022 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया कि जो कोविड-19 है उसमें किस किस तरीके की वैक्सीन्स का डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। आपको कई बार यहाँ पर पढ़ाया गया है कि कोविड-19 के अंदर में अलग अलग तरीके की वैक्सीन्स जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, लाइक लो कैंट की मॉडल पर बेसिस वैक्सीन्स यहाँ पर बन रही हैं। मैंने आपको बाइवेलेंट वैक्सीन्स के बारे में भी यहाँ पर पढ़ाया है। मैंने आपको mRNA वैक्सीन्स के बारे में भी जो है वो यहाँ पर पढ़ाया है। ओरल जो वैक्सीन्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो बन रही हैं। तो ये 4-5 पॉइंट लिखने थे, आंसर पूरा हो जाना था, लेकिन वो तभी होगा जब आप रेगुलर यहाँ पर लगे हुए होंगे। खैर आगे बात करते हैं, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आपको नहीं पढ़ना, जस्ट एक इमेज यहाँ पर दी गई है, इस इमेज से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे वहाँ पर, तो गलत फहमी में आप इसको देख सकते हो, कोई पॉइंट्स वहाँ से नहीं निकलते। लगभग 990 के करीब RT-PCR के पॉजिटिव सैंपल्स उनको सिक्वेंस किया गया, तो पता चला कि जितने भी ओमिक्रॉन जो वायरस था बेसिकली
उसके जितने भी सब लीनियज थे, ये सारे सब लीनियज थे, उनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो VA 2.75 के करीब यहाँ पर है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और हालांकि इंडिया के अंदर इसके कोई भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ नहीं मिला है केसेस का, बट फिर भी ये चीज़ें जो हैं वो स्टडी तो की जा रही हैं। और इसके अंदर में माइल्ड डिजीज़ के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। और अलग अलग वेरिएंट का क्या किस्सा चल रहा है ये सब ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ वैक्सीनेशन करना है, ट्रांसमिशन को रोकना है और सर्विलियंस को बढ़ावा देना है। पूरा आर्टिकल इस तरीके से ख़त्म करना था। आगे चलते हैं, और ये आर्टिकल लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में है। इसका पूरा एवोल्यूशन हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पर लिख दी। तो LSD काफ़ी जो जानवर हैं उनको यहाँ पर प्रभावित कर रही है। ओके, बहुत सारे जो मवेशी हैं उनकी डेथ भी यहाँ पर हो गई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लंपी स्किन डिजीज़ की पूरी एवोल्यूशन हिस्ट्री जो है उसको निकाल करके ले आएँ। हिस्ट्री नहीं निकालनी है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। लंपी स्किन डिजीज़ की अगर हम बात करें तो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये एक वायरल डिजीज़ है और कैटल्स को अफेक्ट कर रही है। सबसे पहली बार 1929 के अंदर जाम्बिया के अंदर इसका आउटब्रेक देखा गया था। उसका कारण था LSD वायरस, जो कि कैप्री पॉक्स वायरस फैमिली से यहाँ पर बिलोंग करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको बेसिकली पता होने चाहिए। इसके अलावा 1980 में इसके आउटब्रेक जो हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में देखने के लिए मिल गए थे। और फर्स्ट रिपोर्टेड इन्फेक्शंस अफ्रीका के बाहर जो है वो आपको 1989 में इजराइल में देखने के लिए मिला। इसके बाद 2016 आया और 2016 में इसके केसेस रसिया और साउथ ईस्ट यूरोपियन नेशंस के अंदर में देखने के लिए मिले। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में 2019 में बांग्लादेश से ये जो है वो यहाँ पर आया। ओके, और बांग्लादेश में बेसिकली इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया 2019 में। उसके बाद चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, वियतनाम, हांगकांग, ये सब चीज़ों में जो है, ये सब कंट्रीज़ में ये फैलना शुरू यहाँ पर हुआ। दिस इज़ अ बेसिक हिस्ट्री, ये तो आपको पता ही होना चाहिए था। ये जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया, पढ़ना ही है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, फैक्ट हैं किस तरीके से काम यहाँ पर चला। इसके अलावा फिर इसकी जीनोम सिक्वेंसिंग यहाँ पर शुरू हुई। लगभग 2001 से इसकी जो है वो जीनोम सिक्वेंसिंग यहाँ पर शुरू की। केन्या से इसके जो स्ट्रेन्स हैं उनको आइसोलेट करना शुरू किया गया। सबसे बड़ी स्टडी इसके ऊपर जो है वो आपकी रशिया के अंदर हुई 2015 से 2019 में। 2015 से 2019 में LSD आउटब्रेक जो है वो रशिया के अंदर भारी मात्रा में रिपोर्ट यहाँ पर किए गए और इनकी जीनोम सिक्वेंसिंग करके पता लगाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो फैलती हैं। हालांकि कोई परिणाम जो है वो खास निकल करके नहीं आए। अब इन्होंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, लाइक रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्निक है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया। यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये और ना ही ये। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा ये आपका इंडिया में फैला, अभी पिछले कुछ 1-2 महीने से काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा है। ओके, 2019 में इसके जो केसेस हैं वो पहली बार उड़ीसा के अंदर में जो है वो ऑब्जर्व यहाँ पर किए गए। इसके अलावा फर्स्ट लेबोरेटरी कन्फर्म्ड आउटब्रेक जो है वो नवंबर 2019 में निकाला। मतलब लेबोरेटरी में जब चेक किया और पूरा श्योर हो गए तो वो काम नवंबर 2019 में यहाँ पर हुआ। फिर इसके बाद हमने 2019 में ही जो आउटब्रेक यहाँ पर हुआ उसके कुछ स्ट्रेन्स वगैरह लेकर के उसकी जीनोम सिक्वेंसिंग यहाँ पर शुरू की। जुलाई 2022 में लार्ज आउटब्रेक देखने के लिए मिले, हाल ही की बात है। ओके, गुजरात और राजस्थान के अंदर में, और गुजरात एंड राजस्थान से ये और 11 स्टेट के अंदर में जो कैटल की डेथ यहाँ पर होने लगी। तो ये वाला जो पूरा पैसेज है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग 80,000 कैटल्स की डेथ जो है वो अब तक यहाँ पर हो चुकी है। राजस्थान के जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, CSIR की ऑर्गेनाइजेशन है, सब मिलकर के अफेक्टेड एनिमल्स की जीनोम सिक्वेंसिंग यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरीके से उसमें चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से म्यूटेशन हो रहे हैं, वो सब आपको पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये पैसेज आपके किसी काम का यहाँ पर नहीं हो जाता। ओके, तो वायरस के जो स्ट्रेन्स हैं सबको निकाला जा रहा है और प्रीवियसली जहाँ जहाँ पर आउटब्रेक हुए थे, लाइक केन्या के अंदर में आउटब्रेक हुए, अफ्रीका के अंदर में हुए, रशिया के अंदर में हुए, उन सब से मैच किया जा रहा है। तो ये मैचिंग करके पता लग सकता है कि रशिया ने क्या रिसर्च उसके ऊपर की थी, उसका कुछ यूज़ हम कर सकते हैं क्या वैक्सीन बनाने के ऊपर। हालांकि वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, ओके, बट और इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो लगातार डेवलप होनी ज़रूरी यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती रहती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में जो सिक्वेंसिंग हुई उनसे सब कंपेयर करेंगे, कुछ फ़ायदा क्या पता वो उन लोगों ने कुछ स्पेशल डिस्कवरी की हो, उसका फ़ायदा हमें मिल जाए। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बस इतना आपको यहाँ पर पढ़ना है, ना ही ये जानने की ज़रूरत है, ना ही ये जो लिखा हुआ था मैंने क्लियर किया, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, और मार्स के ऊपर क्रेटर्स जो हैं वो उनकी डिस्कवरी यहाँ पर की जा रही है। क्वेश्चन कॉर्नर है, और इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स नासा का जो इनसाइट मिशन है उसने हाल ही में मार्स के ऊपर नए क्रेटर्स की खोज यहाँ पर की है। क्रेटर्स बनते हैं जब कोई मीटियोराइट है या फिर किसी तरीके का कोई कॉमेट हो, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा हो, तब ये चीज़ें जो है वो निकल करके आती हैं। तो ये 4 नए क्रेटर्स जो मार्स पर कहाँ से आए
उसके ऊपर ये क्लू ढूंढने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। इस सब में इनसाइट मिशन और उसके अंदर जो मार्स रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, और ये पहली बार है कि जब रिसर्चर्स जो हैं वो इस तरीके का डाटा यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। रिसर्चर्स ने इनसाइट मिशन के अंदर में इस्तेमाल होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है लाइक SCIC है, जिसको कहते हैं सीस्मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर, तो मार्स के इंटीरियर स्ट्रक्चर को भी देखने के लिए और उसमें किस तरीके से क्रेटर फॉर्मेशन हुई उसको देखने के लिए ये सब इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो सीस्मोलॉजी टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा और इससे पता चलेगा कि कैसे जो इम्पैक्ट यहाँ पर हुए वो हुए, और ये भी पता लगाया जा सकता है कि अगर कितना बड़ा जो ऑब्जेक्ट है, लाइक क्या पता अर्थ के बराबर का ऑब्जेक्ट हो, वो टकराया या नहीं टकराया, या फिर कोई और एस्ट्रॉयड था या फिर रॉक फ्रैगमेंट्स थी, वो किस तरीके से हुए। और ये सब चीज़ें समझने में हमारी मदद करेंगी कि अर्थ पर भी अगर इस तरीके का कोई इम्पैक्ट होता है तो वो कितना घातक साबित हो सकता है या फिर किस तरीके के इम्पैक्ट जो हैं वो अर्थ के ऊपर पड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस इनसाइट मिशन, जिसके बारे में पढ़ाया भी जा चुका है। और ये MRO, इसके बारे में भी ये आपको इक्विपमेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं और स्टडी बस इतनी ही है, या क्या याद रखना। ओके, तो ये आपका इस तरीके से 25 तारीख का भी न्यूज़पेपर जो है वो समाप्त होता है और इसी के साथ मैं वीडियो को जो है वो एंड करता हूँ। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, अभी 3 अक्टूबर आएगा, फिर आगे 10 अक्टूबर आएगा, सब कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो कभी कभी संडे में बिजी हो जाते हैं, तो उसको आपको घबराना नहीं है, मतलब वो आ जाएगा 1-2 दिन के बाद। ओके, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।